Hello, NEET aspirants. This is Pawan sir Biology. I hope so. All of my students are fine. So finally, 11th standard का बायोलॉजी में हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड. तो अब देखो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर पढ़ने के लिए दो ऑडियंस आ सकती है. जैसे कि एक 10th स्टैंडर्ड की ऑडियंस जो कि अभी जस्ट 10th स्टैंडर्ड पास किया हुआ है, उन्होंने 11th साइंस बायोलॉजी लेके रखा हुआ है, उनके लिए फर्स्ट चैप्टर ये एकदम फर्स्ट होगा, फ्रेश होगा. अब सेकंड ऑडियंस वो हो सकती है जो कि ऑलरेडी 12th में है, नीट के लिए अपेयर कर रही है या फिर नीट के लिए प्रिपरेशन कर रही है, वो भी ये चैप्टर देखने आएगी, है ना. तो दोनों के लिए ये चैप्टर एक ही समान है, इक्वल है. क्यों? बिकॉज मैंने एकदम बेसिक से लेके एकदम एडवांस लेवल तक मैंने इस चैप्टर को समझाया हुआ है. और मैं ये चाहता हूं कि आप एकदम बेसिक लेवल से लेके, जिसको कुछ भी नहीं आता लिविंग वर्ल्ड के बारे में, जिसको बायोलॉजी में कुछ भी नहीं आता, वो अगर आज से पूरी सीरीज लगाता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 11th और 12th बायोलॉजी में उससे कभी कोई प्रॉब्लम पड़ेगी नहीं. ठीक है, तो ये है हमारा आज का सेशन, द लिविंग वर्ल्ड. अब देखो, आप अभी जस्ट 10th स्टैंडर्ड से निकले हो, है ना, तो बायोलॉजी लेते हो. तो बायोलॉजी में हमारा एक कस्टम है, मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को जब भी कोई न्यू बैच आती है कि आपको अपना नाम बताना है, फुल नेम, और साथ में एक छोटा सा पर्पस कि आपने बायोलॉजी क्यों लिया हुआ. कोई पर्पस होता है, ठीक है, और बहुत ही जेन्युइन बनना है आपको, है ना, एकदम जो भी आपको लगता है सही लगता है कि मैंने क्यों पर्पस लिया है, आपको वो लिखना है. अब कई बार बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ही जेन्युइन बन जाते हैं कि सर मैं तो मैथ्स से बचने के लिए बायोलॉजी लिया है, सर मैं तो फूफा जी बोल रहे थे एमबीबीएस में बहुत अच्छा स्कोप है तो आप वो ले लो. ऐसा नहीं होता. आपने सोचा क्या है, आपका एम क्या है, वो मैटर करता है ना. अब देखो, अगर आपने बायोलॉजी लिया है तो जो आपका एम है वो हमेशा बड़ा रखा करो. ठीक है, पहली बात तो बायोलॉजी के लिए एम नहीं होता, बायोलॉजी वालों के लिए क्या होता है, एम्स होता है. क्या होता है? एम्स. अब आप बोलोगे सर ये तो आपकी ग्रामर प्रॉब्लम है, एम्स थोड़ी होता है, एम होता है. ऐसा नहीं है, मैं बोलता हूँ एम्स होता है. समझा? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस. तो कोई बोले कि आपका एम क्या है, नहीं भाई मेरा तो एम नहीं है, मेरा तो एम्स है ना. अब आपका एम्स ही बड़ा रखो. एम्स क्या है कि डॉक्टर बनना है, सीधी सी बात है. अब काफी बच्चे देखे मैंने जो आते हैं बोलते हैं कि सर मुझे तो फार्मेसी करना है, मुझे तो सर ईएनटी स्पेशलिस्ट बनना है, मेरे को डेंटिस्ट बनना है, ये वो, है ना. किसी को बीएससी करना है बायोटेक में, माइक्रोबायोलॉजी में. ठीक है, सब जेन्युइन रीजन है, बट प्राइमरी रीजन, जो प्राइमरी गोल है आपका, डॉक्टर होना चाहिए. आपका जो प्राइमरी गोल है वो आपका एम जो है वो बड़ा रखा करो. अब कुछ बच्चे डर जाते हैं कि सर इतने लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं, हमारा थोड़ी हो सकता है. अरे क्यों नहीं हो सकता, कुछ परसेंट तो चांसेस है, मेहनत तो करके देखो आप, ऑब्वियसली आपकी भी रैंक आएगी, सीधी सी बात है. तो क्या करना है, आपका गोल बड़ा रखा करो. गोल क्या है, सर मेरे को तो एम्स ही रखना है. मैंने अपने डेस्क बोर्ड पे जहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, जो मेरी डेस्क है वहां पे सामने मैंने रख के रखा हुआ है, मेरे को एम्स चाहिए, एम्स दिल्ली या फिर एम्स जो भी आपके हाँ स्टेट में है. तो अब देखो ध्यान से, हर किसी का ही गोल नहीं होता, हर कोई छोटा छोटा गोल लेके आता है. आपको गोल बड़ा रखना है, आपको विजन बड़ा रखना है. अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक टाइम के बाद जब आपको जो गोल था एकदम छोटा मोटा वाला कि मेरे को फार्मेसी करना है, मेरे को एनटी करना है, ये सब कुछ ठीक है, तो एक टाइम के बाद जो आपके गोल्स थे वो आपके ऑप्शंस बन जाएंगे. क्यों? क्योंकि आपने मेहनत ही एम्स के लिए करी हुई है. मेहनत बड़े विजन के लिए करो भाई, बाकी छोटे के लिए तो हर कोई भाग रहा है, सीधी सी बात है. तो थोड़ा विजन जो है अपना एकदम ब्रॉड रखो, एम जो है आपका वो ब्रॉड रखा करो, सीधी सी बात है ना. आगे चलते हैं. अब देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले द लिविंग वर्ल्ड, आपको क्या करना है, आपको एक ही चीज दिमाग में रखनी है. बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, आपको मैं आज अपना आपका टुगेदर फॉरएवर वाला प्यार दिखाता हूँ, है ना. ये है आपका टुगेदर और फॉरएवर वाला प्यार. ठीक है, अब क्या है, ये जो आपकी एनसीईआरटी है, जो एनसीईआरटी आपको एकदम अपने दिल के करीब रखनी है. सुबह उठो, रात को सो, उठो बैठो खाओ, जो करना है करो, आपको ये आपकी एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए. अब ये क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यही है जो आपको आपका एम्स का टारगेट दिलवाएगी. कैसे दिलवाएगी, पढ़ के 11th और 12th की बायोलॉजी पढ़ लो और आपका आराम से नीट क्रैक हो जाएगा. अब देखो कितनी मोटी है, ये पुरानी वाली एनसीईआरटी मेरे पास है ना, एकदम मोटी लग रही एकदम. आप जब लोगे वो कैसी होगी, एकदम पतली सी होगी. अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कुछ नहीं कि मैं डाइटिंग करवाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है. कुछ चैप्टर्स हैं जो कि आपके डिलीट हो चुके हैं 11th बायोलॉजी में. पहले आपके 22 थे, अब 19 है. ठीक है, टोटल आपके 3 चैप्टर्स जो कि है वो
डिलीट हो चुके हैं। तो कुछ टॉपिक्स भी है जो कि रैशनलाइज्ड हुए हैं, जो कि डिलीट हुए हैं, है ना। कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो मैं आपको जो वीडियो बनाया है मैंने कौन कौन से टॉपिक डिलीट है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। चलिए शुरुआत करते हैं, बड़ा ब्यूटीफुल चैप्टर है हमारा, बायोलॉजी पढ़ना है, आज हमें करना है द लिविंग वर्ल्ड। अब द लिविंग वर्ल्ड पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या होता है। अब लिविंग किसको बोलूंगा मैं कि सर मैं लिविंग हूँ और मैं सामने जो टेबल पड़ी वो नॉन लिविंग है, सीधी सी बात है सर, यही तो बात है हमको, लिविंग है वो नॉन लिविंग है ना। तो ये बात है व्हाट इज लिविंग व्हाट इज नॉन लिविंग। प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो कि लिविंग को और नॉन लिविंग को अलग बनाती है, वो हम पढ़ेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर, आपके एनसीईआरटी में लेफ्ट साइड पे एक साइंटिस्ट का नाम दिया होगा। अब करना क्या है, आपको जब पढ़ रहे हो एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी के चैप्टर के स्टार्टिंग के पेज से लेके एंड चैप्टर तक आपको सब कुछ कवर करना चाहिए। ये बोलता है नीट। अब नीट कुछ भी पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में, साइंटिस्ट का नाम देके रखा हुआ है ना। कौन है वो, द वेरी फेमस वन एंड ओनली वन, दैट इज द अर्नस्ट मेयर। सर अर्नस्ट मेयर कौन थे, अर्नस्ट मेयर 20th सेंचुरी का डार्विन था। वैसा क्यों बोला, क्योंकि भाई ये बंदा एकदम नेक्स्ट लेवल का था। कैसे, एक तो उसको डार्विन का टाइटल मिला। डार्विन कौन थे, पापा जी थे हमारे, पापा जी किसके, इवोल्यूशन के, द फादर ऑफ इवोल्यूशन के कौन थे हमारे, डार्विन बाबा। उनके जगह उनकी टाइटल पे उनको रखा गया है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो चार्ल्स डार्विन थे हमारे, है ना, फादर ऑफ इवोल्यूशन, उनको टाइटल देके रखा है इनका, ठीक है। अब जो अर्नस्ट मेयर है, इनको ना सेंचुरी मारने का बड़ा शौक है। मतलब इन्होंने अपने एज में भी सेंचुरी मारी, देखो 1904 से लेके 2005, ओके। और साथ साथ में बेटा ये वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में आता है ना। ऐसा कुछ नहीं कि वो क्रिकेटर थे, इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज 100 ईयर्स तक जिए और अपने टॉप 100 ग्रेट साइंटिस्ट में भी उनका नाम आता है, ओके। इन्होंने एक टाइटल जीता हुआ है, बहुत सारे टाइटल है वैसे तो, पर आपकी एनसीईआरटी बोलती है दैट उनको, है ना, ट्रिपल क्राउन वाला टाइटल मिला है। ट्रिपल क्राउन मतलब क्या, तीन जो अपने मुकुट होते हैं वो वाले क्राउन। कौन कौन से क्राउन है इनके पास, कौन कौन से प्राइज जीते हैं बेटा, इन्होंने जीता है बाल्जन प्राइज। कब जीता है, 1983 में, पैदा भी नहीं हुआ था मैं, है ना। फिर जीता है इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी, कब जीता, 1994 में, पैदा भी नहीं हुआ था मैं तब, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा जीता है, क्रैफोर्ड प्राइज, कब हुआ है, 1999 में, हाँ, तब अपने धरती पे प्रकट हो गए थे। तब से ये चले जा रहे हैं, तब से अपने अचीवमेंट को ये लॉक करे जा रहे हैं, इतनी सारी टाइटल जीत लिया, है ना। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट का नाम है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशी। बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूं। इन्होंने इसमें क्या बोला है दैट दो सिमिलर स्पीशी जब आपस में मेट करती है तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बनाती है। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मतलब क्या होते हैं, फर्टाइल मतलब जो फर्टिलाइज कर सके, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, प्रोजेनी, समझ आया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने अपोजिट सेक्स फीमेल के साथ मीटिंग करूंगा, स्पीशी तो सेम ही है, होमोसेपियंस, तो क्या होगा, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे और वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स फर्दर मोर फर्टिलाइज करने की क्षमता रखते। ये हमारे अर्नस्ट मेयर ने बोला था और इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशी, है ना। तो एनसीईआरटी की रीडिंग क्या बोलती है, डेफिनेशन क्या बोलती है, ये एक करंट डेफिनेशन है स्पीशी की। इन्होंने स्पीशी की डेफिनेशन क्या दी, स्पीशी जो सिमिलर स्पीशी है वो मेट करेगी तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनेगा। तो द ऑर्गेनिजम्स इन अ पॉपुलेशन दैट कैन ब्रीड टुगेदर and can produce fertile offsprings are said to belong to the same species। सेम स्पीशी के होने चाहिए तभी क्या होगा, वो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनेगा। अब भाई अगर आप थोड़े ओवर स्मार्ट बन जाओगे कि नहीं नहीं मैं तो बात नहीं मानूंगा, अंश में होंगे भाई डार्विन सेंचुरी के, है ना, अंश में होंगे अपने मस्त चार्ल्स डार्विन वाले बाबा, उनके ऊपर वाले भी साइंटिस्ट होंगे, पर मैं नहीं मानता, मैं ये चीजें नहीं मानूंगा कि नहीं भाई के सेम स्पीशी नहीं, मैं डिफरेंट स्पीशी के साथ करूंगा। तो क्या होगा, अगर भाई डिफरेंट स्पीशी के साथ करोगे तो दिक्कत आएगी क्या, जो आपके ऑफस्प्रिंग होंगे वो फर्टाइल नहीं होंगे, वो कैसे होंगे, स्टेराइल होंगे। कैसे होंगे, स्टेराइल। तो क्या होगा, इफ ऑर्गेनिजम्स, है ना, फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीशी ट्राई टू ब्रीड टुगेदर, है ना, डिफरेंट स्पीशी सेम नहीं, देयर प्रोजेनी विल बी स्टेराइल। कैसे प्रोजेनी होगी, एकदम स्टेराइल, मतलब वो आगे क्या कर सकती है, फर्टिलाइज नहीं कर सकते, इनफर्टाइल, स्टेराइल, जो बोलना है बोल लो, ओके। एग्जाम्पल देखो, कुछ कुछ एग्जाम्पल है कि डिफरेंट ब्रीड हमें याद रखनी है, डिफरेंट स्पीशी हमें याद रखनी है, ठीक है।
कि अगर मेल डोंकी है और फीमेल हॉर्स है, अगर ब्रीड करेंगे तो क्या बनेगा? म्यूल बनेगा। कैसा होगा? स्टेराइल। मेल हॉर्स है और फीमेल डोंकी है, अब मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी है तो क्या बनेगा? हिनी। देखो हिनी, एच आई आगे लगा हुआ है, हिन एच मतलब आज एच मतलब हॉर्स, तो मेल हमारा हॉर्स था, तो हिनी कैसा है? स्टेराइल। मेल लायन और फीमेल टाइगर क्या बनेगा? लाइगर। है ना, मूवी भी आई थी, है ना, वो एक्टर का नाम नहीं पता, भूल गया मैं, ठीक है, बट वो मूवी आई थी, बॉक्सिंग करता है वो, लाइगर वाली। कैसा है लाइगर? स्टेराइल। है ना, समझ आया कि नहीं आया? अब टाइगर है मेल और फीमेल है लायन, तो क्या बनेगा? टाइगर। देखो आगे टी आई टाइगर लगा है मतलब मेल टाइगर था, यहाँ पे लाइगर आगे एल आई लगा है मतलब मेल क्या था हमारा? लायन था। तो टाइगोन, टाइगोन भी क्या है? ये भी क्या है? स्टेराइल है। मतलब अगर आप डिफरेंट स्पीशी के साथ ब्रीड करोगे तो क्या होगा? आप एक स्टेराइल बन जाओगे, स्टेराइल ऑफस्प्रिंग्स आगे बनेगी। अब देखो यहाँ पे मैंने और भी एग्जांपल देके रखे हुए, ये वर्कर भी है बेटा, क्या है ये है वर्कर बी। अब देखो बीस का बड़ा सा किंगडम होता है ना, मतलब बहुत कुछ चीजें होती है इसमें ना, वर्कर भी होता है और क्या होता है? ड्रोन होता है और क्या होता है? क्वीन भी होती है। समझ आया कि नहीं? वर्कर बीस भी होगी, ड्रोन भी होगा और क्वीन होगी। क्वीन जो होती है फीमेल है ना, फर्टाइलाइज रहती है हमेशा, ठीक है, क्षमता रखती है। और जो ड्रोन है मेल है, वो फीमेल को फर्टिलाइज करेगा। ओके, फर्टाइल होती है क्वीन। और जो वर्कर बीस है बेटा, वो कैसी है? ये भी फीमेल है। सारी की सारी कैसी होती है बेटा? स्टेराइल होती है। तो ये वर्कर भी है, कैसी है? ये भी स्टेराइल होती है। और देखो यहाँ पे ये म्यूल है, क्या है ये? म्यूल मतलब खच्चर। म्यूल मतलब क्या होता है? खच्चर। तो आपको भी मैं पहले म्यूल बनाऊंगा, मतलब आपको पहले खच्चर बनाऊंगा, ठीक है, और फिर क्या बनाऊंगा? खच्चर जो होता है बेटा बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत हार्ड वर्किंग होता है। आपने देखा होगा पहाड़ों पे, है ना, चढ़ने में हेल्प करेगा, सामान वामान लेके जाता है, बट होता क्या है बेटा, उसकी लाइफ स्पेन बड़ी कम होती है। तो आपको 11th में पहले खच्चर बनना है। खच्चर मतलब क्या बनना है? बहुत हार्ड वर्क करना है, बहुत हार्ड वर्क करना है, बहुत हार्ड वर्क करना है, बट शॉर्ट टाइम के लिए नहीं करना, आपको लॉन्ग टाइम के लिए करना है। तो खच्चर से बाद में मैं आपको बनाऊंगा क्या? खच्चर से बनोगे आप बाद में गधा। मैं फिर गधा बनाऊंगा। गधा मतलब क्या? बहुत हार्ड वर्किंग करता है, लेकिन उसकी लाइफ स्पेन थोड़ी बड़ी होती है, किससे? खच्चर से बड़ी होती है, ऑफकोर्स। फिर गधा हार्ड वर्क कर करके फिर मैं क्या बनाऊंगा? 12th तक आते आते आप क्या बन जाओगे? 12th तक आते आते आप बन जाओगे, क्या बन जाओगे? आप बन जाओगे घोड़ा, तबड़िक तबड़िक वाला। मतलब आप एकदम खतरनाक स्पीड पे हर चीज रिवाइज कर रहे होंगे, खतरनाक लेवल पे आपको हर चीज समझ आएगी। तो ऐसे आपका मैं पूरा इवोल्यूशन करवाने वाला हूँ। खच्चर बनाऊंगा, गधा बनाऊंगा, फिर घोड़ा बना दूंगा। सीधी सी बात, खत्म। ये हो गया हमारा डन। इस टॉपिक को क्या बोलता हूँ? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मतलब जब दो डिफरेंट पर्टिकुलर स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज ब्रीड करती है तो क्या होता है? स्टेराइल ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं। आगे चल लेते हैं। अब हमें चालू करो चैप्टर। अभी तक मैंने चैप्टर स्टार्ट किया नहीं था। देखो अब जो भी आगे का 10 मिनट्स का इंट्रो था वो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा इंट्रो दिया है 10 मिनट्स क्या क्या होता है क्या नहीं 11th में। ओके, कुछ चेंजेस हुए टॉपिक्स वगैरह वो सब। अब एक्चुअली हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज द व्हाट इज लिविंग। कि मैं लिविंग किसको बोलूंगा? क्या मैं लिविंग अपने आप को बोलूं, क्या मैं लिविंग इसको बोलूं, किसको बोलूं? तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम लिविंग को और नॉन लिविंग को क्या कर सकते हैं? बाइफरकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट स्पीशी की एक डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में लिखी है प्रॉपर। क्या डेफिनेशन बोलती है? दैट एक स्पीशी कैसा होना चाहिए? सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए। मतलब क्या? अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसकी रेप्लिकेट करने की क्षमता होनी चाहिए, इवॉल्विंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पिछड़ा हुआ पड़ा हुआ है, प्रिमिटिव टाइप का पड़ा हुआ है, इवॉल्व करते रहना चाहिए। सेल्फ रेगुलेटिंग करना चाहिए, मतलब आत्मनिर्भर होना चाहिए, वो खुद से रेगुलेट हो सके, किसी बाहर की जरूरत नहीं है, थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है। इंटरैक्टिव, है ना, इंटरैक्टिव क्या होना चाहिए? सिस्टम्स होने चाहिए, मतलब वो इंटरैक्ट करना चाहिए। कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं? इकोसिस्टम के साथ वो क्या करना चाहिए? इंटरैक्ट करना चाहिए। ओके, और क्या करना चाहिए? रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अब रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई क्या होता है ना, मैं अगर आपको ऐसा थप्पड़ मारने जाऊंगा तो आप अपनी आंखें बंद कर लेते हो। वो क्या किया? आपने रिस्पॉन्ड किया, आपकी बॉडी ने रिफ्लेक्स दिया आपकी बॉडी को डिफेंड करने के लिए। तो ये क्या हुआ? स्टिमुलस जनरेट किया और आपने रिस्पॉन्ड किया। वो क्या हो गया बेटा? रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो स्पीशी की डेफिनेशन एक याद करने का मस्त तरीका बताऊं,
आ जाओ, क्या तरीका है? मैंने बोला सेल्फ रेगुलेटिंग, है ना, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इंटरेक्टिव सिस्टम, इवॉल्विंग और रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। मतलब निमोनिक देखते जाओ पवन सर के, है ना। सिस्टर की स्पेलिंग आती है, टी हटा दो, उसमें टी हटा दो, थोड़ा मॉडिफाई कर लो, क्या, SIST, ठीक है। और फिर क्या कर लो, IR, मतलब S से क्या हो गया, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, I से क्या हो गया, इंटरेक्टिव सिस्टम, है ना, और S से क्या होगा, सेल्फ रेगुलेटिंग, और सॉरी E, है ना, SIST आ आता है, और E से क्या हो गया, इवॉल्विंग, और R से क्या हो गया, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। SISTER, सिस्टर में है, टी हटा दो, तो क्या हो गया आपका SISER, ठीक है, ये ई था क्योंकि इवॉल्विंग है ना बेटा। डन हो गया। तो ये आपको स्पीशीज की डेफिनेशन हमेशा क्या करेगी, आप हमेशा याद रखोगे। ओके, आगे चलते हैं। अब कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि बेटा लिविंग को नॉन लिविंग को अलग बनाते हैं। कौन कौन से पैरामीटर है बेटा? एक तो है नॉन डिफाइनिंग और एक होता है डिफाइनिंग। नाम से पता चल रहा है, डिफाइनिंग मतलब क्या, वो लिविंग को डिफाइन कर रहा है, और नॉन डिफाइनिंग मतलब क्या, वो डिफाइन लिविंग को नहीं कर पा रहा। ओके, अब डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, इट इज प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सब में होना चाहिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब में प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एंड एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें प्रॉपर्टी फिर नॉन लिविंग जितने भी है उसमें फिर वो नहीं होनी चाहिए, मतलब सिर्फ वो लिविंग में होनी चाहिए और नॉन लिविंग में नहीं होनी चाहिए। सीधी सी बात है, कोई भी एक्सेप्शन आपका नहीं चलेगा उसमें। मतलब ये प्रॉपर्टी लिविंग की है तो सारे लिविंग में है, बैक्टीरिया से लेके ब्लू व्हेल तक, बड़े बड़े छोटे से लेके बड़ा तक सब में वो प्रॉपर्टी है। नॉन डिफाइनिंग क्या होता है, हम नॉन डिफाइनिंग वो डिफाइन नहीं कर रहा, मतलब उसमें क्या हो सकते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शन आ सकते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज है, 5 प्रॉपर्टी है जो कि आपकी एनसीईआरटी देती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको ऐसे ही फॉर्मेट में लिखना है ताकि आपको यहाँ बीच में ब्लैंक स्पेस छोड़ना, ताकि आप जब लास्ट में मैं समराइज कर रहा हूँ तो लिख पाओ कौन सी डिफाइनिंग है और कौन सी नॉन डिफाइनिंग है। अभी जो पूरा टॉपिक है व्हाट इज लिविंग का, बेटा ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, एक इसमें है नीट सिलेबस में। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था एनसीईआरटी अपडेट हुई है, चेंज हुआ है, चैप्टर्स कम हुए हैं और कुछ टॉपिक्स हैं जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल है। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो देख लेना आप, ताकि अच्छे से आप क्या कर सको, उस चीज को समझ सको। बाबा प्रमोशन करूंगा भाई, ठीक है, तो थोड़ा सा सह लेना। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है बेटा, दैट इज अ ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या है, मैं ग्रोथ को अगर डिफाइन करूं तो ग्रोथ क्या है, इंक्रीज इन मास ग्रोथ है, और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या है, ग्रोथ है। अगर मास बढ़ रहा है कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का तो ग्रोथ बोलूंगा, और अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी बढ़ रहे हैं तो मैं उससे ग्रोथ बोलूंगा। और ग्रोथ एक कैसी है, ये एक इरिवर्सिबल है। कैसी है, इरिवर्सिबल, मतलब एक बार हो गया जो चीज, आप एक बार बड़े हो गए, मैं बड़ा हो चुका हूँ, है ना, अब मैं जो ट्राइसिकल आती है वो नहीं चला सकता, सीधी सी बात है, क्योंकि मैं क्या हो चुका हूँ, बड़ा हो चुका हूँ, ग्रो कर चुका हूँ। रिवर्स आप नहीं जा सकते, है ना, बचपन के जितने भी आपके फेवरेट चीजें हैं वो आप नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि आप क्या हो चुके हो बेटा, बड़े हो चुके हो। बड़े हो तो क्या होता है, बड़े होते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, ठीक है। अब ग्रोथ लिविंग में और नॉन लिविंग में कैसे अलग है पहले वो समझ लेते हैं। ग्रोथ लिविंग में कैसा होता है और नॉन लिविंग में कैसा होता है। अब ग्रोथ लिविंग की बात को बेटा, आपके अंदर से ग्रोथ हो रही है ना, सेल्स बढ़ रहे हैं, आपके ऑर्गेनिजम्स बढ़, आपका ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो रहा है, मतलब जो ग्रोथ है वो अंदर से हो रही है, इंट्रिंसिक हो रही है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल ग्रोथ। तो जो लिविंग में है वो ग्रोथ कैसी होती है बेटा, इंटरनली होती है। नॉन लिविंग में ग्रोथ कैसी होती है, नॉन लिविंग में होती है एक्सट्रिंसिक। एक्स का मतलब ही होता है एक्सटर्नल, मतलब बाहर, मतलब ये क्या हो रही है, ग्रोथ बाहर से हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ कैसे, बाहर से कैसे हो रही है। ये देख रहे हो, ये है ब्यूटीफुल हिमालयास। अब देखो हिमालय जाने का टाइम तो है नहीं, वहां जा नहीं सकते, तो क्या करो, यहीं पर ही पोज दे दो और मस्त हिमालय के साथ पोज दे दो, है ना, ये अपना हिमालय है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ क्या है, आप क्या देख पा रहे हो, नॉन लिविंग है क्या लिविंग है, ऑफ कोर्स नॉन लिविंग है। देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे स्नो की क्या होती रहती है, डिपोजिशन होती रहती है, तो कभी छोटा पीक, आप 4 साल 5 साल बाद आओगे तो एक पीक बड़ा हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये ग्रोथ कर रहा है। पहले ये छोटा पिक था, अब बड़ा पिक हो गया, तो क्या मैं ग्रोथ को डिफाइनिंग बोल दूं, भाई ये तो
लिविंग में भी हो रहा है, ये तो नॉन लिविंग में भी हो रहा है। ग्रोथ का मतलब ही क्या था? इंक्रीज इन मास, तो मास तो बढ़ ही रहा है, तो क्या मैं ग्रोथ बोल दूं? सीधी सी बात है सर, ग्रोथ तो नहीं बोल सकते आप, क्योंकि वो तो एक्सटर्नली हो रही है ना। माउंटेन्स में, बाउल्डर्स में और सैंड मॉन्स, जो भी है ना रेती वाले हैं माउंटेन्स, सारे के सारे क्या है, यहाँ पे डिपोजिशन हो रही है, आउटर साइड पे हो रही है, तो वो भी तो एक ग्रोथ है। तो मैं ग्रोथ को डिफाइनिंग नहीं बोल सकता। और आपके एनसीईआरटी क्या बोलती है? प्लांट्स में और एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ग्रोथ होती है ना। अब प्लांट में देखो भाई, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है ना, एक पर्टिकुलर टाइम तक, लेकिन बढ़ तो रहा है, अनलिमिटेड ग्रोथ शो करता है। जबकि एनिमल देखो, एक टाइम पे हम क्या होते हैं, लिमिटेड ग्रोथ हो जाती है, एक टाइम के बाद हमारी ग्रोथ नहीं होती। अब प्लांट में ऐसा क्यों हुआ? अनलिमिटेड ग्रोथ करे जा रहा है, करे जा रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बेटा ये वर्ड नया है आपके लिए, जो भी 10th से 11th में आ रहा है, इसलिए वर्ड थोड़ा सा नया हो सकता है, लेकिन सुना है आपने ये वर्ड, है ना? ऑफकोर्स सुना है, 10th में आता है, भूल गया था मैं। ऑफकोर्स आता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आता है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है बेटा? अनलिमिटेड ग्रोथ करता है, बिकॉज वो कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, डिवाइड होता रहता है, होता रहता है। उनमें डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, आगे जाके होता है, लेकिन कंटिन्यूसली पर्टिकुलर टाइम पे डिवाइड करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। बेटा मेरिस्टम के बेटा टाइप होते हैं, है ना, ये आप आगे पढ़ोगे, थोड़ा सा आपको ऐसे बता रहा हूँ ताकि नॉलेज बढ़े आपका, है ना। अब देखो मेरिस्टम जो है मैंने बताया वो ग्रोथ करवाता है। फॉर एग्जांपल ये प्लांट है ना, ये प्लांट है, स्टेम है, अब स्टेम का टिप होता है और रूट का भी टिप होता है, तो ग्रोथ ऐसे बढ़ेगी, कैसे बढ़ी? लेंथ में बढ़ रही है, वो किसने बढ़ाया? कौन से मेरिस्टम ने बढ़ाया? आप बोलोगे एपिकल मेरिस्टम ने बढ़ाया। एपिकल का मतलब होता है टिप, तो टिप कौन सी? शूट टिप और रूट टिप। तो जो शूट को बढ़ा रही है वो शूट एपिकल मेरिस्टम, तो रूट को बढ़ा रही है टिप को रूट एपिकल मेरिस्टम। तो साम राम, साम राम, समझ आया कि नहीं? साम और राम। तो शूट एपिकल मेरिस्टम बढ़ाती है स्टेम की हाइट को, और रूट एपिकल मेरिस्टम बढ़ाती है रूट की नीचे लेंथ को। अब देखो बेटा, अब प्लांट ऐसे तो ग्रो नहीं करता, है ना, ऐसा भी करता है, तो ऐसे कौन ग्रो करवाता है? ऐसे करवा रहा है लेटरल मेरिस्टम, नाम से पता चला लेटरल साइड, नाम से पता चल रहा है कि लेटरल है, तो मतलब क्या होता है? लेटरल मेरिस्टम साइड में ग्रोथ करवाता है, गर्थ बढ़ा रहा है। क्या करता है बेटा? ये गर्थ बढ़ाता है। फिर बेटा आता है क्या? फिर बेटा बीच में होता है क्या? इंटर कैलरी मेरिस्टम। अब मतलब जो आपके स्टेम है ना, यहाँ पे नोड्स होते हैं, और दो नोड की पर्टिकुलरली स्पेस को क्या बोलते हो आप? इंटर नोड बोलते हो। दो नोड की जो बीच में स्पेस है, क्या बोलते हो आप उसको? इंटर नोड। तो इंटर नोड को भी एलोंगेशन होता है, वो कौन करवा रहा है? इंटर कैलरी मेरिस्टम। अब ये सारी चीजें डिटेल में मैंने आपको करवाई है, तो याद रखना आगे आएगी, क्योंकि चीजें मैं लिंक करवाऊंगा, चैप्टर में लिंक करवाऊंगा, आने वाले 2-3 चैप्टर, फिर बहुत सारे चैप्टर के साथ में 12th के साथ भी लिंक कराऊंगा चैप्टर को। तो लिंक जितने भी सोच रहे हैं, तो सेकंड टाइम वीडियो देखने आए कि सर ये तो हम स्किप कर देंगे, लिविंग वर्ल्ड तो बहुत ईजी है, क्वेश्चन बनता ही नहीं इससे। ऐसा नहीं बेटा, क्वेश्चन बनता है, जरूरी नहीं कि हर बार क्वेश्चन स्किप करें इस चैप्टर से, इस बार क्वेश्चन आ भी सकता है ना। आप थोड़ी बैठे हो एनटीए के साथ, है ना। तो भाई सीधी सी बात है, अनलिमिटेड ग्रोथ शो करता है, अनलिमिटेड ग्रोथ शो कर रहा है। अनलिमिटेड क्यों कर रहा है? बिकॉज यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और अपनी क्या एज, तो अपनी हाइट तो सर्टेन एज तक ही बढ़ती है, 18 साल के बाद क्या हो जाती है? हाइट रुक जाती है। तो ग्रोथ क्या हो गया? नॉन डिफाइनिंग। पर अगर मैं थोड़ा ट्विस्ट बोलूं कि इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, वो डिफाइनिंग है। ग्रोथ इन जनरल क्या है? नॉन डिफाइनिंग। बट अंदर की जो ग्रोथ है वो तो मेरे में हो रही है। अब ऐसा है नहीं कल को टेबल के अंदर कोई ऑर्गन बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा, नहीं ना, वो सिर्फ ह्यूमन के अंदर ही हो रहा है। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ कैसी है? डिफाइनिंग। इन जनरल ग्रोथ क्या हो गई? नॉन डिफाइनिंग। खत्म बात, ग्रोथ हमारा हो गया समाप्त। आगे चलते हैं, बस हिमालय को टाटा बाय बाय कर दो, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अब जाएंगे घूमने, भी वैकेशन में देखते हैं कहाँ जाते हैं घूमने, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक क्या, सॉरी, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट तो आपका कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन। अब क्या रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग में हो रहा है क्या नॉन लिविंग में नहीं हो रहा? अब अगर हाँ सर, अब भाई यहाँ पे पेन रखा हुआ है, अभी पेन एक से दो तो होगा नहीं, ह्यूमन ही करता है भाई रिप्रोडक्शन, है ना। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है? देखो, अगर आप वर्ड को तोड़ो, बायोलॉजी में आपको वर्ड को तोड़ना आना चाहिए, है ना। रिप्रोडक्शन, अब री मतलब क्या होता है? री मतलब होता है अगेन। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म जब बार बार प्रोड्यूस करता है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाता है, उसी को क्या बोलते हैं आप? रिप्रोडक्शन बोलते हो। सीधी सी बात है ना। तो आपके एनसीईआरटी ने दो टाइप के रिप्रोडक्शन देके रखे हैं, जो आपने 9th 10th में पढ़ते हो,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत ही बेसिक्स है ना। एसेक्सुअल में क्या होता है बेटा, यूनिपेरेंट होता है, मतलब या तो मेल होगा या तो फीमेल पेरेंट होगा। सेक्सुअल में क्या होता है बेटा, दोनों होते हैं, बाय पेरेंट होते हैं, मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। एसेक्सुअल में गैमेट्स नहीं बनते। गैमेट्स पता है क्या होता है, मतलब जो आगे जाके फ्यूज करेंगे और जायगोट बनाएंगे, वो गैमेट्स बोलते हैं उसको। और सेक्सुअल में क्या होगा, गैमेट्स बनेंगे, है ना। ह्यूमन में सेक्सुअल गैमेट्स कौन कौन से हैं, ऑब्वियसली बात है, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवा। एसेक्सुअल में कोई भी वेरिएशन नहीं आता, बिकॉज बेटा एक ही पेरेंट है ना। अब एक ही पेरेंट है भाई, करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, सेम सब कुछ सेम रखते हैं। एमीबा पेरीमीशियम का देखा हुआ है ना आपने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सब कुछ सेम ही लगते हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये पापा पेरीमेशियम, मम्मा पेरीमेशियम, ये बच्चा पेरीमेशियम, ऐसा नहीं होता। सारे के सारे क्या होते हैं, सेम दिखते हैं, सीधी सी बात है, तो कोई वेरिएशन होता नहीं है। तो यहाँ पे वेरिएशन होगा, ऑफ कोर्स की बात है, मैं अपने मॉम डैड से अलग हूँ, में वेरिएशन है। कल को मेरा अगर बच्चा होगा वो भी मुझसे अलग होगा, क्यों, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, वेरिएशंस आते हैं, आते हैं और आते हैं। एसेक्सुअल इजी सिंपल, और सेक्सुअल में कैसा बेटा, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बेटा, है ना, एलोबरेटिव है ना। 9 महीने की तो जर्नी होती है बेटा प्रेगनेंसी की, भाई बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जो 12th में आप डिटेल में पढ़ोगे ही, मुझसे पढ़ोगे। तो रिप्रोडक्शन के बारे में और आगे जानते हैं, है ना। आपके एनसीईआरटी देती है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब ये भी आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ के रखा हुआ है। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आएगा बेटा, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन कौन करता है बेटा, एल्गी और फंजाई एसेक्सुअल स्पोर बनाएंगे और एक पर्टिकुलर स्पोर से पूरा ऑर्गेनिज्म जनरेट कर देंगे, ठीक है। तो एल्गी बनाता है, फंजाई बनाता है। अब एल्गी को जो नाम है स्पोर का, वो नाम है जूस्पोर, और जो फंजाई स्पोर बनाते हैं उसका नाम है कॉनिडिया। अभी क्यों कराया बेटा, ये प्लांट किंगडम में सब कुछ डिटेल में आएगा ही, ठीक है, मैंने अभी करा दिया ताकि आपके साथ दिमाग में क्लैरिटी रहे। बाकी नाम तो देखे रखे हुए, एल्गी फंजाई, बट कौन सी टाइप के स्पोर आपके थोड़ा बेसिक्स में स्ट्रॉन्ग करो। मैंने कहा था ना, चैप्टर जैसे जैसे मैं स्टार्ट करूंगा वैसे वैसे आने वाले 3 चैप्टर भी थोड़े बहुत आप रिलेट कर पाओगे, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेने का रीजन यही है। बर्डिंग भी होता है, अब बर्डिंग किस में होगा, बर्डिंग ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है ना, बताने की जरूरत नहीं बेटा, है ना। ऐसे ऐसे अपना हाइड्रा होता है ना, ये यहाँ से क्या करता है, बर्ड बनाता है। अब है ना, ये जो बर्ड है क्या करता है, आगे जाके पूरा क्या कर सकता है, ऑर्गेनिजम्स जनरेट कर सकता है, पूरा हाइड्रा बना सकता है एक बर्ड, है ना। बर्ड मतलब कली होती है वैसे, है, तो एक कली पूरा फ्लावर बना सकती है, वैसा वाली बात हो गई। तो ईस्ट और हाइड्रा आप याद रखोगे बर्डिंग में। फिर आएगा रीजनरेशन, अब रीजनरेशन नाम से पता चल रहा है रीजनरेट कर रहा है। रीजनरेट कौन करता है बेटा, ये करता है बेटा प्लेनेरिया, है ना। तो फ्लैट बॉम्ब भी बोलेंगे, प्लेटी हेलमिंथिस का मेंबर है, याद रखना है आपको प्लेनेरिया। बॉडी कहाँ से भी काटो, है ना, प्लेनेरिया कहाँ से भी काटो, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, है ना, अपनी बॉडी को वापस पूरी ऑर्गेनिज्म को रीजनरेट करने की क्षमता रखता है। फ्रेगमेंटेशन आ गया, फ्रेगमेंट्स मतलब फ्रेगमेंट्स को काटना, है ना, फ्रेगमेंट वाइज कट के पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अब ये भी किसमें आएगा बेटा, एफ से फ्रेगमेंटेशन, एफ से फंजाई, याद रख लेना, है ना। फिर फिलामेंटस एल्गी भी होता है। अब एल्गी का एग्जांपल क्या है, फिलामेंटस एल्गी का स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा कैसे दिखता है बेटा, कुछ ऐसा दिखता है, वो ऐसे ऐसे टाइप का दिखता है ना। ग्रीन कलर का बना लेते हैं, आप रिलेट कर पाओ ताकि, है ना, ऐसा ऐसा होता है ना। अगर उसके कहीं से भी आप क्या करोगे, कहीं से भी आप अगर पार्ट कट करोगे इसका, तो पूरा पार्ट को वापस जनरेट कर सकता है, पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है। यही प्रॉपर्टी किसकी होती है बेटा, एल्गी की होती है ना, स्पाइरोगायरा की होती है। और प्रोटोनेमा ऑफ मॉसिस, बेटा ये भी पढ़ोगे आप, आपके नाम थोड़ा अलग लग रहा है, बट आपको मैं पढ़ाऊंगा प्लांट किंगडम में ही। ब्रायोफाइट का मेंबर है मॉसिस, ठीक है। अब मॉसिस क्या होता है बेटा, प्रोटोनेमा, प्रोटोनेमा मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप का मॉस बनाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ टाइप का वो आपको नजर आता है, ऐसा ऐसा कुछ होता है ना, बताऊंगा आपको डिटेल में, ठीक है, ऐसा होता है। और क्या होता है इसमें, फ्रेगमेंट्स कट करोगे कहीं से भी तो क्या होगा, ये पूरा फ्रेगमेंट एक पूरा मॉस क्रिएट कर सकता है। सीधी सी बात है, ब्रायोफाइट का मेंबर है। हम बात करेंगे प्लांट किंगडम में, डोंट वरी। फिर लास्ट आ गया फ्यूजन, ये तो आपको बड़े बखूबी आता है, बाइनरी फ्यूजन, एक से, है ना, डिवाइड किया, दो बन गए, रेप्लिकेट किया, सिंपल सी बात है ना। किस्मों का पेरीमेशियम, यूग्लिना, एज वेल एज अमीबा। ये सारी बातें आपकी बेसिक्स थी बेटा, है ना, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अगर देखो जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, उनमें बेटा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही कॉन्सेप्ट है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अमीबा अगर ग्रो कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इसकी ग्रोथ भी हो गई और इसका रिप्रोडक्शन भी हो गया। मतलब जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बेटा, उनमें क्या होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दे आर म्यूचुअली इंक्लूसिव।
म्यूचुअली इंक्लूसिव, मतलब सेम ही होता है ना ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। क्या हमारे में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम है ना? मेरी हाइट बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, ये ग्रोथ है मेरी। रिप्रोडक्शन वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट है। समझ आया कि नहीं? आप कहीं बाइक पे चल रहे हो, आप गिर गए हो, आपको या चोट लगी हुई है ना? अब क्या होगा? अब यहाँ से क्या होगा? सेल जनरेट होना स्टार्ट होगा, है ना? सेल ग्रोथ करेगा। अब ये तो अलग है ना रिप्रोडक्शन से। समझ आया कि नहीं आया? तो हमारे में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों कैसे है? अलग है, डिफरेंट है, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बेटा एक्सक्लूसिव का मतलब ही क्या होता है? डिफरेंट, अलग, है ना? आप कोई मॉल में जाते हो, आप वहां देखते हो एडास का शोरूम है, पुमा का शोरूम है, नाइकी का शोरूम है ना? बट वो तो मॉल के अंदर है। अब मॉल के बाहर देखो, कहीं एकदम प्रॉपर नाइकी का शोरूम होता है, वहां लिखा होता है एकदम छोटा सा, है ना, नाइकी के ऊपर एक्सक्लूसिव, है ना? अब एडिडास का, मैंने एडिडास के जूते पहने, मैं वहीं से लिए थे, बट शोरूम क्या था? वो एक्सक्लूसिव था। एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है? जो एक डिफरेंट हो, अलग से चीज हो। समझ आया कि नहीं आया? तो जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो कैसे? दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पर अभी तक हम पॉइंट पे पहुंच नहीं पाए यार कि रिप्रोडक्शन लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो बेटा देखो, हमें डिफाइनिंग फीचर फाइंड करना है कि मतलब वो डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है रिप्रोडक्शन। अब देखो, अब डिफाइनिंग फीचर की बात करें तो मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने चाहिए। बोलो हाँ, हाँ सर करने चाहिए। लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे इनफर्टाइल ह्यूमंस। कुछ ह्यूमन है, बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ लो स्पर्म काउंट, क्या कर सकते हैं? वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, है ना? अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया वर्कर बी का। हाँ दिया सर, कैसा होता है? वो भी तो स्टेराइल होता है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, लिविंग है और रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। और कौन सा एग्जांपल है सर? अभी आपने दिया म्यूल। हाँ मैंने दिया अभी म्यूल, है ना? मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का क्या है? स्टेराइल है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फिर भी वो कैसा है? स्टेराइल है। तो मतलब रिप्रोडक्शन क्या हुआ हमारी? नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। खत्म, ये हो गया हमारा रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी? अरे ये क्या खोल दिया सर आपने? हैं, ये क्या खोल दिया आपने? सर कहाँ हमें पीएचडी पढ़ाने लग गए हो आप? ये सब क्या है सर? इतने सारे केमिकल रिएक्शन है भाई, है ना? बेटा पीएचडी तो मैंने भी नहीं करी है, मैंने तो बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, बीएड किया, हालांकि 3 डिग्री है मेरे पास, ठीक है, बट पीएचडी नहीं किया। तुमको भी नहीं कराऊंगा पीएचडी, डोंट वरी, है ना? करनी चाहिए पीएचडी, बट तुमको नहीं कराऊंगा। ये आपको मैंने क्यों खोला चार्ट बेटा? ये मेटाबॉलिज्म समझाने के लिए किया है कि बेटा बॉडी में जो नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो मेटाबॉलिज्म है। तो बॉडी में इतनी सारी चीजें हो रही होती है, देखो बेटा इतनी सारी चीजें हो रही होती है ना, ताम झाम, कुछ बन रहा है, कुछ टूट रहा है ना? डॉक्टर स्ट्रेंज वाला मैं कर रहा हूँ, है ना? ऐसे ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? कभी बन रहा है, कभी कुछ टूट रहा है। या तो पढ़ने वालों वैसे भी कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, कोई साइकिल पढ़ोगे आप ग्लूकोज की, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होगा, सब कुछ पढ़ोगे डिटेल में। तो ये सब क्या है बेटा? मेटाबॉलिज्म है। हमारी बॉडी में बेटा इतनी सारी प्रोसेस चलती रहती है, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ टूटता है। कुछ बन रहा है, एनाबॉलिज्म हो रहा है, कुछ टूट रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? इट्स अ सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन which is occurring in our body. क्या है मेटाबॉलिज्म? इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस occurring in an organism. अब बेटा अभी बताया मैंने आपको, एनाबॉलिज्म मतलब कुछ बनना, और कैटाबॉलिज्म मतलब कुछ होता है तोड़ना, है ना? एना को याद रखना आप, आना है, आना है मतलब कुछ बनाना है ना? बनाना है मतलब कुछ क्या हो रहा है? सिंथेसिस हो रहा है इसके अंदर। एग्जाम्पल क्या है? फोटोसिंथेसिस। अब जो आपको रिएक्शन दिखाऊंगा आप बोलोगे कि हाँ सर ये तो हमें आता है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, बिकॉज 10th में लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है क्या कि प्लांट को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, दे दो 6CO2। वाटर चाहिए, दे दो 6H2O। और लाइट चाहिए, दे दो, क्या बनाएगा? ग्लूकोज, 6 6 C6H12O6। क्या बनाया बेटा? ग्लूकोज बनाया, मतलब कुछ फॉर्म हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, है ना? तो ये क्या बोलेंगे बेटा? उसको फोटोसिंथेसिस। छोटे कंपाउंड से क्या हुआ? स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल बना, तो ये क्या हुआ बेटा? एनाबॉलिज्म। फिर होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब काटना, काटना याद रखना बेटा, मतलब ब्रेक डाउन। तो कौन सा है प्रोसेस का नाम? रेस्पिरेशन। बेटा पूरा चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, पूरा चैप्टर है हमारा। समझ आया कि नहीं? तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, पूरा चैप्टर है हमारा बेटा। तो ये सब आप डिटेल में पढ़ने वाले हो वैसे। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा? जो ग्लूकोज बनाया आपने उसको तोड़ दो, मतलब जो लार्ज मॉलिक्यूल आपने बनाया उसको स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ दो। पहले छोटे से बड़ा किया एनाबॉलिज्म में, अब बड़े से छोटा कर रहे हैं। समझ आया? मतलब ग्लूकोज को तोड़ोगे तो 6CO2 6H2 वापस निकलेगा, और साथ में क्या निकलेगा? एटीपी। जब भी बेटा एटीपी रिलीज होती है, एनर्जी बनती है, तो बेटा उस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो?
उस रिएक्शन को बोलते हो एक्सोथर्मिक। जब एटीपी रिलीज हो रहा है क्या बोलोगे आप? एक्सोथर्मिक। यहाँ पे एनर्जी लग रही थी तो ये क्या हो गया बेटा? एंडोथर्मिक। एनर्जी लग रही थी है ना, लाइट एनर्जी लग रही थी, क्या हो गया? ये एंडोथर्मिक। तो ये सारी चीजें नोट डाउन कर देना। मेरा रिमूव करने के बाद ये सारी चीजें कुछ गायब हो जाएगी। डन हो गया। अब मेटाबॉलिज्म बेटा ऑब्वियसली बात है ना, प्रोटीन बनना, कार्बोहाइड्रेट बनना, लिपिड्स बनना, ये सब कुछ कौन करता है? लिविंग ही करता है। इसमें कोई इफ और बट्स है ही नहीं, कहाँ से? ये तो लिविंग ही करता है, जाहिर सी बात है। नॉन लिविंग थोड़ी प्रोटीन बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स बनाएगा, लिपिड्स बनाएगा, नहीं बनाएगा ना, सीधी सी बात है। तो देखो आपके एनसीईआरटी में एक ना टेस्ट ट्यूब देके रखा हुआ है ना, यहाँ पे हम एक लाइव प्रोसेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लिविंग लाइव प्रोसेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। मैंने सारी कंडीशन यहाँ देखे रखी है जो कि एक प्लांट के अंदर होती है आर्टिफिशियली। मैं नेचुरल कंडीशन करवा रहा हूँ, कैसे? आर्टिफिशियली। तो इसे क्या बोलते हो बेटा आप बोलते हो उसको इन विट्रो। इन विट्रो क्या होता है? नेचुरल प्रोसेस अकर्स इन एन आर्टिफिशियल एनवायरमेंट। आप उसको सारा मीडियम दे रहे हो, जैसा प्लांट के अंदर था, उसे बोलते हैं इन विट्रो। इन विवो क्या होता है बेटा? ये पढ़ना। इन विवो मतलब क्या होता है? जो नेचुरली बॉडी के अंदर हो रहा है ना, उसे क्या बोलते हो आप? इन विवो। और जो आर्टिफिशियली हो रहा है उसे आप क्या बोलते हो? इन विट्रो मेटाबॉलिज्म, है ना। तो ये क्या है बेटा? इसके अंदर लिविंग रिएक्शन चल रही है। बोलोगे हाँ सर, लिविंग रिएक्शन चल रही है। क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है, मतलब लिविंग रिएक्शन हो रही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है। पर क्या ये लिविंग सिस्टम है? क्या ये लिविंग बॉडी है? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये लिविंग सिस्टम नहीं है, ये लिविंग बॉडी नहीं है, क्योंकि ये तो टेस्ट ट्यूब है बेटा, है ना। आईवीएफ सुना होगा आपने, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ऐसे तो होता है, क्या होता है? दो गैमेट्स लेके आते हैं, स्पर्म और ओवा, और टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं? फर्टिलाइज करवाते हैं। मतलब बॉडी में जो नेचुरल कंडीशन चाहिए वो सारी कंडीशन आप आर्टिफिशियली टेस्ट ट्यूब में दे रहे हो, है ना। बट लिविंग सिस्टम तो नहीं है। तो क्या बोलोगे आप? ये लिविंग रिएक्शन है बट लिविंग सिस्टम नहीं है। तो मेटाबॉलिज्म में कोई बेटा इफ एंड बट्स है ही नहीं। सीधा उठा के लिख दो, क्या है ये हमारा डिफाइनिंग फीचर। चले आगे। अब ये नेक्स्ट आ रहा है प्रॉपर्टी अपनी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बेटा साथ साथ में जहां आपने वो 5 कैरेक्टरिस्टिक अपने लिखे थे, बाजू में आप लिखते जाना कौन से डिफाइनिंग, कौन से नॉन डिफाइनिंग। हालांकि मैं समराइज कराऊंगा, बट साथ साथ में मैं चाहता हूं आप लिखो। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बेटा? सेल का ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि सेल कैसे ऑर्गेनाइज होता है। तो सेल से क्या बनता है बेटा? टिश्यू बनता है, सबको पता है। टिश्यू से क्या बनता है बेटा? टिश्यू सिस्टम बनेगा। फिर क्या बनता है? फिर ऑर्गन बनता है। फिर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनेगा, है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम बनेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर क्या बनता है? पूरा ऑर्गेनिजम्स। अब जाहिर सी बात है इसमें तो कोई इफ एंड बट्स है ही नहीं, है ना। मेरी बॉटल कल को जाके कोई ऑर्गन नहीं बनाएगी, है ना। मैं ही बना सकता हूँ, ठीक है, मतलब लिविंग ही बना सकता है। तो ये क्या हो गई? डिफाइनिंग फीचर हो गया, खत्म बात। कोई इफ एंड बट्स है ही नहीं। अब लास्ट जो आ रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस क्या होता है बेटा? अ रिस्पॉन्स टू अ सर्टन एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। मतलब आप एक रिस्पॉन्स जनरेट करते हो कोई भी एनवायरमेंट स्टिमुलाई के लिए, है ना। अभी आपको मैंने बताया मैं आपको थप्पड़ मारूं तो आप क्या करोगे? आप मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करोगे? आंखें बंद करोगे, पीछे हो जाओगे। मतलब जो मैंने स्टिमुलस दिया, मतलब वो थप्पड़ क्या है? स्टिमुलस, है ना। और आपने जो रिस्पॉन्स लिया, रिस्पॉन्स क्या लिया? आप पीछे हो गए, आंखें बंद कर दी, ये क्या हो गया? ये आप एक का रिस्पॉन्ड हो गया, है ना। तो क्या होता है? सेंस और रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, उसी को आप क्या बोलते हो बेटा? उसी को आप बोलते हो कॉन्शियसनेस। ठीक है, नोटिफिकेशन आया बेटा मेरे को, है ना। 10,000 स्टेप चल चुका हूँ, क्या बात है। ध्यान दे रहा हूँ अपनी हेल्थ पे, आप भी प्लीज ध्यान दो। अभी मॉर्निंग में जिम जाके आया हूँ, मस्त कार्डियो करके आया हूँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो क्या है कॉन्शियसनेस? सेंस कर सकता है। सेंस कौन करते हैं बेटा? हमारे सेंस ऑर्गन सेंस करते हैं। आपकी आंखें ने ऐसे रिस्पॉन्स जनरेट किया, आंखें क्या है? सेंस ऑर्गन है। आईज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन, बचपन में पढ़ा है आपने, ये सब क्या है? आपके सेंस ऑर्गन है। तो सेंस ऑर्गन क्या करते हैं बेटा? सेंस ऑर्गन आपकी हेल्प करेंगे रिस्पॉन्स करने में। कौन कौन से रिस्पॉन्स बेटा? अब बेटा रिस्पॉन्स को मैंने फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकली डिवाइड किया है। फिजिकल मतलब क्या? लाइट वाला रिस्पॉन्स। अब बेटा सूर्यमुखी जो सनफ्लावर है क्या करता है? तो सूरज जहां दिखता है वहां वो मुड़ जाता है, मतलब क्या कर रहा है? लाइट के साथ रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है ना। तो वो एग्जाम्पल हो गया। अब केमिकल भी हो सकता है, एसिड बेस भी आपके क्या कर सकते हैं? स्टिमुलस हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, है ना।
बैक्टीरिया जो है उसके पास अगर वायरस अटैक करता है, अब बैक्टीरिया को ना अफेक्ट कर सकता है, आपको खुद सोचो, बैक्टीरिया जो हमें इतना परेशान कर देता है उन्हें कौन परेशान करता है बेटा? वायरस। उसका नाम क्या है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज इज द वायरस विच कैन इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जनरेट करता है, जो कि क्या करेगा? वो वायरस को मार गिराएगा। वो वायरस के डीएनए को अंदर नहीं आने देगा, जैसे अंदर आया उसको मार गिराया। समझ आया कि नहीं आया? बट वो अपने डीएनए को भी नुकसान पहुंचा सकता है ना? तो वो 3 मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है अपने डीएनए के साथ, ताकि वो वायरस का डीएनए और बैक्टीरिया का डीएनए दोनों अपना खुद का डीएनए अलग रहे, और वो एंजाइम जाके उस डीएनए को खत्म कर दे जो बाहर से आया था, ताकि वायरस अंदर क्या ना कर सके? रेप्लिकेट ना कर सके। बेटा वो बैक्टीरिया भी बेटा रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, सोचो आप, है ना? एसिड कंडीशन होगी, बेस कंडीशन होगी, जो भी कंडीशन होगी, है ना, एक छोटा बैक्टीरिया भी रिस्पॉन्ड करता है। बायोलॉजिकल भी करता है बेटा, है ना? ऑर्गेनिज्म अभी मैंने बताया, एग्जांपल दिया, है ना? बायोलॉजिकल वो सारी चीजें हो गई। अब ये सब क्या हो गया? कॉन्शियसनेस। अब इसमें से बोलोगे से कोई इफेंट बर्ड्स है ही नहीं। अब जाहिर सी बात है, मैं अगर इसको ऐसे बोलूंगा देखो मार पड़ेगी, देखो मार पड़ेगी, वो थोड़ी को रिस्पॉन्स जनरेट करा है भाई, यहाँ से कोई रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है। सिर्फ ह्यूमन का ही फीचर है रिस्पॉन्स। बोलोगे हाँ सर, तो क्या मैं डिफाइनिंग बोल दूं? आप बोलोगे हाँ सर डिफाइनिंग बोल दो, ठीक है बोल दिया डिफाइनिंग। आपके इंसार्ट ने भी डिफाइनिंग बोल दिया, बट एक कॉन्सेप्ट है, उसे बोलते हो सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है बेटा? है ना, इट इज द अवेयरनेस अबाउट योर सेल्फ, है ना? कोई मुझे बोलेगा कि तुम्हारी टी शर्ट अच्छी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? टी शर्ट थोड़ी अच्छी पहनने लगूंगा। कोई बोले तुम्हारे बाल अच्छे नहीं है, तुम बाल को सेट कर लूंगा। समझ आया कि नहीं आया? अब ये एक कैसा फीचर है? ये सिर्फ ह्यूमन में ही होता है ना? अगर कल को आप बोलोगे पिग को कि भाई तू कितना गंदा लग रहा है सुअर कितना गंदा लग रहा है, अब भाई उससे क्या फर्क पड़ेगा? बोलोगे हाँ ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है? कॉकरोच को बोलो आप यार कितना गंदा दिखता है, जब देखो तब बाथरूम में पड़ा रहता है, उसे फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस कैसा है? सिर्फ ह्यूमन का फीचर है ना? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर नहीं है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है बेटा? ये एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। कॉन्शियसनेस क्या है? डिफाइनिंग फीचर है। जैसे ग्रोथ में हमने किया था, ग्रोथ इन जनरल क्या है हमारा? नॉन डिफाइनिंग। बट इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है हमारी? डिफाइनिंग फीचर। समझ गए बेटा? अभी से एक्सेप्शंस को पढ़ना स्टार्ट करो। एक्सेप्शन मेक्स क्वेश्चन वेरी फेवरेट नीट का, है ना? आगे चलते हैं। अब ये बड़ा फेमस आपने देखा होगा, है ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस की मूवी है, उसमें आपने इनको तो देखा ही होगा, इनको तो जानते ही हो। कौन है ये कौन है? ये है हमारे आनंद भाई। याद है कि नहीं है? मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी तो भाई सोनी मैक्स पे मैंने कितनी बार देखी है, ये और एक सूर्यवंशी, बहुत बार मूवी देखी है ना, मेरे को तो याद ही रहता है। ये कौन है? ये तो हमारे आनंद भाई हैं। अब देखो याद है उस मूवी में ये डॉक्टर ने क्या बोला था? दैट सब्जेक्ट कुछ भी महसूस नहीं कर सकता, ही इज डेड इनसाइड। सब्जेक्ट को कुछ भी महसूस नहीं होता, वो डेड है। मुन्ना भाई क्या बोलता है? ऐसे कैसे नहीं हो रहा भाई, ये तो नॉन लिविंग कैसे बोल रहे हो? तो लिविंग है, जिंदा है, उसमें फीलिंग है, इसमें इमोशन है, आप इसको नॉन लिविंग कैसे बोल सकते हो? वो समझना है बेटा। तो जो आपकी बॉडी है, ऑर्गेनिज्म जो है बेटा, वो रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर रहा, बट जो आपकी सेल्स है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। समझ आया कि नहीं आया? पूरा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बट आपके सेल रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मतलब डाइजेशन हो रहा है उसके अंदर, खाना दोगे तो डाइजेस्ट करेगा, एक्सक्रीशन करेगा, ब्रीदिंग कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम एक्टिवेटेड है, उसके सेल्स कॉन्शियस है। इसके सेल क्या है? कॉन्शियस। और जो बॉडी है वो कैसी है? नॉन कॉन्शियस, है ना? जिसे आप क्या बोलते हो बेटा? उसको क्या बोलते हो? ब्रेन डेड भी बोल सकते हो, है ना? अब बेटा इसमें क्या हुआ था तो बाद में मस्त मुन्ना भाई ना ऐसे मस्त एकदम कट कुटा के एकदम मस्त एकदम चिकना बना के एकदम फ्रेश बना के उसको बाद में लेके घूमता है ना पूरी कॉलेज में। क्या मूवी थी यार वो, है ना? तो ये एग्जाम्पल मैं वहां से लाया हूँ, कोमा पेशेंट। तो कोमा पेशेंट भी तो बेटा क्या है? एक्सेप्शन है बेटा, है ना, कॉन्शियसनेस का, क्योंकि बेटा ये तो कुछ कॉन्शियसनेस दिखाई नहीं रहा प्रॉपर्टी। तो बेटा आपके इंसार्ट ने लिखने को तो लिख दिया कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बट ये अपने आप में एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये भी आपके इंसार्ट ही लिखती है। ठीक है, तो इट इज वन ऑफ द क्या मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। समझ आया? तो ये बातें थी सारी प्रॉपर्टीज की। तो मैं अगर बोलूं कि प्रॉपर्टी की मुझे समराइज कराओ कौन कौन सी डिफाइनिंग थी, तो बेटा आपको न्यूमोनिक याद रखना है, ये भी आपके लिए इजी कर देता हूँ, बहुत इजी करूंगा। कौन कौन सी डिफाइनिंग थी हमारी? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जहां हमने देखा कि सेल्स है
पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। मेटाबॉलिज्म जहां पे हमने देखा एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म चलता रहता है। एंड लास्ट कॉन्शियसनेस, तो कैसे याद होगे, CMC, है ना, जैसे VMC होता है वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वैसे CMC है बेटा। CMC क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। तो समझ आई बातें बेटा, ये सारी बातें किसकी है बेटा, ये सारी बातें है हमारी व्हाट इज लिविंग। हमें पढ़ाया क्यों, एनसीईआरटी में तो है नहीं बट नीट में तो है बेटा, नीट में तो है। तो चैप्टर को मैं प्रॉपर 3 पार्ट में डिवाइड करना था, आगे बताना रह गया। तो व्हाट इज लिविंग जो था वो हमने पढ़ लिया, कवर कर लिया, हाँ सर कर लिया बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। नॉमेनक्लेचर क्या होता है बेटा, कभी कोई ऑर्गेनिज्म को नेमिंग करना हो तो उसे नॉमेनक्लेचर कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे रूल्स से बताएंगे हम। फिर बेटा लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे हमने एक ऑर्गेनिज्म को प्लेस करा हुआ है ना, छोटे से लेके एकदम बड़े किंगडम तक कैसे हमने पेश किया हुआ है, ठीक है। तो ये सब बातें हम करने वाले हैं, ओके। आगे चलते हैं। फर्दर मोर टैक्सोनॉमिकल एड्स भी आता है। अब जो टैक्सोनॉमिकल एड्स है वो आपके एनसीईआरटी से हट चुका है और ना ही नीट सिलेबस में है। तो आपके नीट सिलेबस में क्या है, व्हाट इज लिविंग, बट आपके एनसीईआरटी में वो नहीं है, ओके। तो आज हमने क्या किया बेटा, आज हमने व्हाट इज लिविंग कंप्लीट किया है। एंड इन आवर नेक्स्ट सेशन क्या करेंगे हम लोग, नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, ओके। सो प्लीज बी प्रेजेंट इन द क्लास एंड बी प्रिसाइज। टेलीग्राम पे मैं आपको सारे मेरे पीडीएफ, मेरे नोट्स और जो भी अपडेटेड है और जो डीपीपी से वो सारे आपको मिल जाएंगे। सो लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन। आज का सेशन हुआ हमारा समाप्त। थैंक यू सो मच।